गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्राणी विज्ञान विषय में हम सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे थे। इसमें पिछले लेक्चर्स में हमने ऑस्मो रेगुलेशन की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था और उसके बाद हमने पाचन क्रिया की कार्य की अर्थात फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पर चर्चा की थी। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पहले लेक्चर में हमने बात की थी आहार नाल की सामान्य संरचना की। उसके बाद हमने चर्चा की थी आहार नाल के विभिन्न भागों से स्रावित होने वाले विभिन्न जूसेज या विभिन्न प्रकार के रस जो स्रावित होते हैं उनकी चर्चा की थी। उनका नियंत्रण किस प्रकार से होता है, इनकी बात की थी। आज हम विभिन्न भोज्य पदार्थों के पाचन की क्रिया का अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से विभिन्न भोज्य पदार्थ का पाचन होता है। मुख्य भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा इन तीन रूपों में पाए जाते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक बहुलक यौगिक है, पॉलीमर है, जो शर्करा यूनिटों के मिलने से बनते हैं। एक शर्करा इकाई मोनोसैकेराइड कहलाती है, दो शर्करा इकाइयाँ, दो शुगर यूनिट्स डाइसैकेराइड कहलाती हैं और दो से अधिक शुगर यूनिट्स अगर हों, शर्करा की इकाइयाँ जुड़ी हों, तो वो पॉलीसैकेराइड कहलाती हैं। जो भोजन हम लोग प्राप्त करते हैं वो पॉलीसैकेराइड के रूप में होता है। मुख्यतया ये स्टार्च के रूप में हो सकता है, जो कि प्रायः पौधों से हमें प्राप्त होता है। ये सेलुलोज के रूप में हो सकता है, जो प्लांट से प्राप्त होता है, या ये भोजन ग्लाइकोजन के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा सिंपल शुगर्स के रूप में ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, इन रूपों में भी ये शर्कराएं हमारी भोजन में उपस्थित हो सकती हैं। पाचन की बात करें तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं और डाइसैकेराइड्स हैं, इनके लिए मोनोसैकेराइड्स तो सीधे ही आहार नाल से अवशोषित कर लिए जाते हैं। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं भोजन में, वो ग्लूकोज हो सकते हैं, गैलेक्टोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है। ये सीधे ही आहार नाल में अवशोषित कर लिया जाता है, इसके पाचन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुक्रोज जैसे डाइसैकेराइड्स भी सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है पॉलीसैकेराइड्स की अर्थात स्टार्च, सेलुलोज की, तो वहाँ पाचन की आवश्यकता पड़ती है। ये ध्यान देना आवश्यक है कि सेलुलोज का पाचन मानव की आंत में नहीं हो पाता, क्योंकि इससे संबंधित एंजाइम्स मानव की आंत में उपस्थित नहीं होते हैं। जुगाली करने वाले जीव, जिनको रूमिनेंट्स कहते हैं, रूमिनेंट्स सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। इनके शरीर में सेलुलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में, और वही बैक्टीरिया सेलुलोज का पाचन करते हैं। मानव में सेलुलोज का पाचन संभव नहीं है। बात आती है स्टार्च की, किस प्रकार से इसका पाचन होता है। सबसे पहले मुख गुहा में जब भोजन पहुंचता है तो इसको मैस्टिकेशन किया जाता है। मैस्टिकेशन का अर्थ है चबाना। इसको चबाया जाता है। चबाने की इस प्रक्रिया में लार ग्रंथियों से निकला हुआ लार इस भोजन में मिल जाता है। जैसा हमने पिछले दिन चर्चा की थी कि लार में सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम उपलब्ध होता है। ये एंजाइम 6.5 pH पर काम करता है, थोड़े से अम्लीय pH पर, और ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, उसका जल अपघटन करता है या हाइड्रोलाइसिस करता है। इस एंजाइम की क्रिया से जो स्टार्च होते हैं वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं और लगभग भोजन का 40% स्टार्च
यहाँ पर माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। चबाने के दौरान मुख गुहा में जब तक भोजन रहता है उतने समय में 40% भाग सैलिवरी एमाइलेज की क्रिया से माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद भोजन पहुंचता है स्टमक में। स्टमक में जो HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सीधे ही कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस कर सकता है और इसके प्रभाव में 5 से 10% स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का पाचन बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो पाता है, मात्र 5 से 10% ही पाचन हो पाता है। इसके बाद भोजन पहुंचता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बचा हुआ लगभग 50% स्टार्च माल्टोज में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ 2 प्रकार के एंजाइम्स क्रियाशील होते हैं, एक तो इंटेस्टाइन के द्वारा स्रावित इंटेस्टाइनल एमाइलेज और दूसरा पैंक्रियस से आपूर्ति किया हुआ पैंक्रियाटिक एमाइलेज। इनमें भी इंटेस्टाइनल एमाइलेज लगभग 10% योगदान देता है पाचन क्रिया में और पैंक्रियाटिक एमाइलेज लगभग 40% तक योगदान देता है और इस प्रकार से समस्त स्टार्च माल्टोज अर्थात डाइसैकेराइड्स में परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ एक और कार्बोहाइड्रेट जो कि भोजन में आता है उसकी बात कर सकते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है और इसका पाचन सबसे पहले कोआगुलेशन होता है। इसका कोआगुलेशन होने के बाद ये लैक्टेज नाम की एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित किया जाता है। ये क्रिया इंटेस्टाइन में होती है। तो लैक्टोज का पाचन मुख गुहा में नहीं होता है, ये इंटेस्टाइन में ही जाकर के हो पाता है। इसी प्रकार अब इंटेस्टाइन में जो स्टार्च रह गया है ये डाइसैकेराइड्स के रूप में है। ये डाइसैकेराइड्स कौन कौन से हैं? एक तो माल्टोज है जो कि मुख गुहा में, स्टमक में और इंटेस्टाइन में तीनों जगहों पर स्टार्च के विघटन से बना था। ये माल्टोज ग्लूकोसाइडेज नाम के एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। एक माल्टोज में 2 ग्लूकोज के अणु बनते हैं और इस तरह से ग्लूकोसाइडेज एंजाइम इंटेस्टाइन में माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज को इंटेस्टाइन में गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम क्रियाशील होता है इस पर और वो ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। इसी प्रकार सुक्रोज को इनवर्टेज नाम का एंजाइम क्रियाशील होकर के फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार सारा का सारा जो स्टार्च था भोजन का वो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद इनका अवशोषण होता है इंटेस्टाइन में। अवशोषण की क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक तो पैसिव डिफ्यूजन और दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्रारंभिक अवस्था में तो ये डिफ्यूजन के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं ये मोनोसैकेराइड्स, लेकिन कुछ देर बाद जब इंटेस्टाइन की म्यूकोसा कोशिकाओं में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी पहुंच जाती है उसके बाद इनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। परिवहन के लिए कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कैरियर मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित हैं। इन कैरियर मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोरिलेशन होगा एटीपी की सहायता से और फॉस्फोरिलेशन के बाद ये ग्लूकोज अणुओं से जुड़ जाएंगे और इसके बाद ग्लूकोज का अणु स्थानांतरित कर दिया जाता है इंटेस्टाइन की कैविटी से कोशिका के भीतर। फ्रुक्टोज का पूरा स्थानांतरण डिफ्यूजन के द्वारा ही हो जाता है। गैलेक्टोज भी डिफ्यूजन के द्वारा हो जाता है। ग्लूकोज के लिए एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार की विधियां काम में आती हैं और वहाँ से ये जो ग्लूकोज है
ये लीवर में पहुंचाया जाता है रक्त से होता हुआ। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, 90 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml के आसपास ही रहती है। और जो अधिक ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में या मांसपेशियों में स्टोर कर दिया जाता है, भंडारित कर दिया जाता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए पैंक्रियास का एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है इंसुलिन, जो क्रियाशील होता है। इंसुलिन के प्रभाव में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। अगर कभी शरीर में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है तो यही ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसके लिए पैंक्रियास का ही एक दूसरा हार्मोन है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं। ये ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और इस प्रकार से रक्त में ग्लूकोज की एक स्थिर मात्रा निरंतर बनाए रखी जाती है। अगर भोजन में ग्लूकोज की आपूर्ति कम हो या स्टार्च की आपूर्ति कम हो या अन्य किसी कारण से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए और वो ग्लाइकोजन से भी नहीं पूरी की जा सकती हो, ऐसी स्थितियां आ जाएं, तो प्रोटीन के द्वारा भी शुगर का निर्माण किया जाता है। अमीनो अम्लों से ग्लूकोज बनाया जाता है। ये क्रिया ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है और ये लीवर में संपन्न होती है। इस तरह से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा स्थिर रखी जाती है, चाहे वो ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से हो या प्रोटीन आदि के ब्रेकडाउन से रखी जाती हो। तो ये हमने बात की कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, और इसमें आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स मुख गुहा से लेकर के और इंटेस्टाइन तक, मुख गुहा, स्टमक और इंटेस्टाइन तीनों ही अंगों में पाचन किया जाता है। अवशोषण की क्रिया इंटेस्टाइन में ही संपन्न होती है।